Welcome back everyone on English Zone channel. MCQs on literary criticism से रिलेटेड आज की हमारी क्लास है। पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने बहुत टाइम पहले इसका अपलोड करा था। उसका लिंक आपको, उसका थंबनेल आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो क्लास आप देखोगे वो इसी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, जो कि आपको सेकंड पार्ट में मिल रहा है। इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जो भी डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिना डिले किए हुए हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल एंड प्लेटो बिलोंग टू फेज ऑफ क्रिटिसिज्म, हेलेनिस्टिक, रेनेशा या ग्रेसियो रोमन। ग्रेसियो रोमन का मतलब ग्रीस एंड रोमन का यहाँ पे मतलब हुआ। तो आपको बताना है कि किस टाइम से, किस फेज ऑफ क्रिटिसिज्म से एरिस्टोटल एंड प्लेटो बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, हेलेनिक। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु सेड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी मतलब आर्ट और रियलिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है। आर्ट बहुत अलग है, आप जो सच्चाई है उससे कहीं ज्यादा अलग है। आर्ट किस पे बेस्ड ऑन होता है? इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन होता है। तो यहाँ पे जो ये किस क्रिटिक ने इस लाइन को बोला है, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस या हॉरेस। तो ऑप्शन हम ए को करेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लेटो करेंगे, को टिक करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जब हम इन सब जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने एरिस्टोटल, प्लेटो, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको मैं वहां पे अलग अलग क्लासिफाई करके बताऊंगी कि किस तरीके से प्लेटो किस चीज को फॉलो करते थे और जो एक इमिटेशन की क्वालिटी थी या इंटिमेशन का था और सत्यता पे यकीन नहीं करते थे या आर्ट लिखते वक्त। और एरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट था लिखने का, ट्रेजेडी किस तरीके से डिफाइन करी है एरिस्टोटल ने, वो सब कुछ हम आपको जब सेपरेट एरिस्टोटल एंड प्लेटो के बारे में बात करेंगे, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्रिटिक्स को लेंगे, तब हम आपसे वहां पे डिस्कस करेंगे। और वो स्टार्टिंग से आपका मॉडर्न एज तक के क्रिटिक को हम पिक करेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इज रिटन बाय, ये आपका वर्क है, किसने लिखा है? ऑन ट्रांसलेटिंग इज होमर, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका मैथ्यू अर्नोल्ड, वॉल्टर पेटर या है आपका टी.एस. इलियट या डी विलियम हैजलिट ने लिखा है। तो आंसर को देखते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, विक्टोरियन एज के क्रिटिक हैं, बहुत फेमस क्रिटिक हैं विक्टोरियन एज के। ये पोएट भी थे, पेसिमिस्टिक पोएट थे विक्टोरियन एज में। और इनका जो वर्क है ये आपका ऑन ट्रांसलेटिंग होमर है, जो कि अगर मैं बात करूं तो पब्लिश कब हुई है? दिस इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1861। ठीक है, 1861 में ये हमारा पब्लिश किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। हु प्रपोज दैट पोएट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। आइडियल रिपब्लिक से पोएट्स को बैनिश कर देना चाहिए, उनको वहां यहाँ से निर्वासित कर देना चाहिए, ऐसा किसने प्रपोज करा था? प्लेटो, एरिस्टोटल, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस मोर। तो ऑब्वियसली प्लेटो है, प्लेटो इज द क्रिटिक जिन्होंने इस बारे में बात की है। ऑप्शन ए करेक्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नंबर 5 भी है, वो कंसीडर पोइट्री अ मदर ऑफ लाइज। मदर ऑफ लाइज ये कंसीडर कौन करता है पोइट्री को? अभी हमने बात की जिसने की ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, तो वो किसने बात की थी? प्लेटो ने बात की थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, प्लेटो। ओके, क्योंकि देखिए मदर ऑफ लाइज मतलब जो होती है पोइट्री क्या होती है? आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ये एरिस्टोटल ये प्लेटो ने ही बोला है। तो वही है कि कहीं सत्यता का कहीं दूर दूर से नाता नहीं होता है। जब भी हम आर्ट लिखते हैं, आर्ट रिलेटेड, तो पोएट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट। तो वहां पे यही बोला है कि पोएट्री इज अ मदर ऑफ लाइज, मतलब झूठ की जो माता है, जो या झूठ को जो जीवन देती है, वो क्या है? पोएट्री है। क्योंकि पोएट्री में रियलिटी के बारे में बात नहीं होती है। पोएट अपने इमेजिनेशन, अपने इमोशंस और साथ ही साथ वो एलाबोरेट इस तरीके से करता है कि वो आपको कुछ अच्छी चीजें उसके थ्रू आपको प्रोवाइड कर सके,
इट इज रिमूव, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन, एरिस्टोटल क्रिटिकल वर्क इज एंटाइटल्ड। एरिस्टोटल का जो क्रिटिकल वर्क है वो क्या एंटाइटल्ड है, मतलब उसका नेम आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, आर्ट्स पोएटिका है, पोएटिक्स है, या डी आर्ट पोएटिका है, आर्ट पोएटिक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पोएटिक्स। ठीक है, पोएटिक्स इज द आंसर, ऑप्शन बी। इसी में इन्होंने ट्रेजेडी क्या होती है उसके बारे में बताया है। सीरियस सब्जेक्ट नोट पे लिखी जाती है ट्रेजेडी, अरिस्टोटल ने बात की है। तो अरिस्टोटल का क्रिटिकल वर्क अगर हम बात करते हैं, दैट इज पोएटिक्स, ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका। आर्ट्स पोएटिका के ऑथर कौन है, प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस या लॉन्जाइनस। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, होरेस इज द आंसर। नंबर 8 वी हैव, हु इज द ऑथर ऑफ सिंपोजियम। सिंपोजियम के ऑथर कौन है, आपको इसका आंसर देना है। एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस या है आपका प्लेटो। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, प्लेटो इज द ऑथर ऑफ सिंपोजियम। ये एक बुक है जो प्लेटो ने लिखी हुई है। ये अप्रॉक्स जो लिखी है ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि 385 से 370 बिफोर क्राइस्ट के टाइम ड्यूरेशन में ये लिखा गया है। तो ये जो स्पीच एक तरीके की है, सिंपोजियम जो है ये है ग्रुप ऑफ नोटेबल मैन अटेंडिंग अ बैंक्वेट, उसमें जो स्पीच है उसके बारे में बात की गई है। और आगे हम इंग्लिश में ये पब्लिश हुई है, इन इंग्लिश इट वाज पब्लिश इन 1795। ओके, 1795 में इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई है। नेक्स्ट वी हैव 9 नंबर क्वेश्चन, टू whom पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल पैशन या पावरफुल फीलिंग। किसके अकॉर्डिंग ये है हमारा यहाँ पे कि पोएट्री जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। ऑप्शन है कीट्स, शेले, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखते हैं, आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज द आंसर, वर्ड्सवर्थ ने बोला है पोएट्री जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है किसकी, पावरफुल फीलिंग्स की। नेक्स्ट वी हैव नंबर 10, होरेस वाज अ ग्रीक क्रिटिक, रोमन क्रिटिक, फ्रेंच क्रिटिक या जर्मन क्रिटिक। होरेस क्या है आपको बताना है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है। तो इसके जो आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, रोमन क्रिटिक। ऑप्शन बी इज द आंसर, होरेस वाज द रोमन क्रिटिक। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट नंबर 11, एरिस्टोटल डिस्कसेस द थियरी ऑफ ट्रेजेडी इन। एरिस्टोटल ने थियरी ऑफ जो ट्रेजेडी के बारे में बात की है वो किस में बात की है, वो आर्ट पोएटिक में बात की है या पोएटिक्स में बात की है, रेथोरिक में बात की है, आर्ट्स पोएटिका में बात करी है। आपको आंसर देना है ABCD में से। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि पोएटिक्स में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स तो दिया है, इन्होंने अपनी क्रिटिकल वर्क है जो पोएटिक्स है इसमें लिखी हुई है, अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस है इनका वर्क से रिलेटेड या आपका लिटरेचर से रिलेटेड उसमें किया है। और ट्रेजेडी के बारे में जो बात कर रही है कि ट्रेजेडी जो होती है वो सीरियस होनी चाहिए, ट्रेजेडी में क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, प्लॉट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी, सोल ऑफ द ट्रेजेडी। और क्या किस लेंथ का होना चाहिए, मिडल होना चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए, मिडल एंड होना चाहिए। ये पूरी एक थियरी है, एक डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, जो कि उन्होंने जो ये थियरी दी है ट्रेजेडी की, दैट इज इन हिज वर्क, इन हिज क्रिटिकल वर्क, दैट इज पोएटिक्स। नंबर 12, हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। देखिए लॉन्जाइनस ने किसके बारे में बात की है, सब्लिमिटी के बारे में बात की है। सब्लिमिटी क्या होता है ये लॉन्जाइनस का आपका समझोगे, लॉन्जाइनस एज अ क्रिटिक जब पढ़ोगे तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि कितने प्रिंसिपल सोर्सेज दिए हैं सब्लिमिटी, ऑन दी सबलाइम इनका वर्क है, ये आप समझ लो पहले। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑन दी सबलाइम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द बुक ऑफ या क्रिटिकल बुक ऑफ लॉन्जाइनस। ठीक है, लॉन्जाइनस का ये क्रिटिकल वर्क है। और सब्लिमिटी के बारे में ऑन द सबलाइम वर्क में इन्होंने बात की, तो कितने प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं सब्लिमिटी के, हाउ मेनी, देयर आर 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 5 सोर्सेज होते हैं सब्लिमिटी के। और अगर बात करो देयर आर 5 सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रेट थॉट्स होते हैं। सबसे पहला ग्रेट थॉट, 5 होता है, वो क्या क्या होता है, ग्रेट थॉट,
फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस। थर्ड नंबर वी हैव सर्टेन फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच, जो होता है फिगर्स ऑफ, जैसे यहाँ बात कर लो फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके साथ ही साथ 4 नंबर है नोबल डिक्शन। 5 नंबर है डिग्निफाइड वर्ड, ओके, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। तो ये है 5 नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं सब्लिमिटी के। तो ये आपका फर्स्ट है ग्रेट थॉट, सेकंड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड फोर्थ नंबर नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड वर्ड एंड अरेंजमेंट। तो सब्लिमिटी, ये पोएट्री लिखते वक्त क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसके अकॉर्डिंग, लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हमार्शिया एज यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज थियरी ऑफ ट्रेजेडी। हमार्शिया की बात करते, देखिए हमार्शिया आपका है और साथ ही साथ कैथारसिस, ये सब थियरी जो दी है, ये टर्म्स जो दिए हैं, किसने दिए हैं, ये दिया है एरिस्टोटल ने। किस में दिया है, पोएटिक्स वर्क में दिया है। जब ट्रेजेडी को ये डिफाइन कर रहे हैं, अपनी ट्रेजेडी रिलेटेड थियरी दे रहे हैं, तो इन्होंने हमार्शिया, कैथारसिस, इन सब के बारे में बात करी है। तो हमार्शिया क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रेजिक एंड ऑफ ट्रेजेडी, वर्किंग ऑफ फेट अगेंस्ट द हीरो, या अ वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो, या स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। जो ट्रेजिक आप कह लो कि जो होता है एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, हमार्शिया का मतलब ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जो कि एरर ऑफ फ्रैलिटी होता है, जिसमें हम बात करते हैं वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर जो होता है। इसी के लिए इसका ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई कमी होगी, कोई ऐसी चीजें होंगी, इवन that hero has a strong personality but some kind of weakness must a hero had, because of that his downfall start। ये है हमार्शिया का मतलब, कि अपने उसी कमजोरी की वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है। चाहे जितनी चीजें आप देख लो, जैसे आप एरिस्टोटल के इसी कॉन्सेप्ट से शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखा हुआ है, चाहे आप हैमलेट की बात कर लो, चाहे आप मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, सभी इन सभी ट्रेजेडी में आप एक चीज इंपॉर्टेंट देखोगे, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, all the heroes have a strong personality but they have some kind of tragic flaw in their character, in their trait, there are some weak trait, because of that they get a tragic end, okay। तो ऑप्शन सी होगा, a weak trait in the character of the hero। number 14, who is the meaning of the term peripetia as used by Aristotle in his थियरी ऑफ ट्रेजेडी। यहाँ पे व्हाट होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेरिपेटिया। का मीनिंग क्या है, देखिए ये पेरिपेटिया भी टर्म जो है ये एरिस्टोटल ने ही दिया हुआ है अपने वर्क में, अपने क्रिटिकल वर्क पोएटिक्स में। तो इसका क्या मतलब है, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ हीरो फ्रॉम बैड टू गुड, चेंज इज द फॉर्च्यून ऑफ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, या कॉन्स्टेंसी इन द फॉर्च्यून ऑफ हीरो, या है फ्लक्चुएशंस अकरिंग इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो। पेरिपेटिया का जो मतलब हुआ ऑप्शन बी होगा, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। अच्छे से किस तरीके से अपनी उसी हमार्शिया के कारण, अपने उसी ट्रेजिक फ्लॉ के कारण, अपने उसी वीक ट्रेट के कारण किस तरीके से हीरो का पतन होता है। अच्छे से बहुत अच्छा स्टार्टिंग में हीरो को दिखाया जाता है, लेकिन लास्ट में उसका डाउनफॉल का जो रीजन होता है वो हमार्शिया होता है, और उस डाउनफॉल को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जैसे बोलते हैं, या रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस जो बोला जाता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पेरिपेटिया according used by Aristotle। this is the term in his work, in his critical work Poetics, okay, while giving his theory on tragedy। number 15 we have, what is the meaning of term anagnorisis is used by Aristotle in his theory of tragedy। अभी देखिए अरिस्टोटल के बारे में ही बात हो रही, तो इनके डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे हम क्लासिफाई करके या एक तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ट्रेजेडी में कौन कौन से टर्म्स दिए हैं, क्या होता है ट्रेजेडी लिखते वक्त, और एक हीरो के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे बात क्या किस टर्म के बारे में आई है, अभी हमने पेरिपेटिया हमार्शिया के बारे में बात कर ली, अब एनाग्नोरिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, हीरोज इग्नोरेंस अबाउट हिज ट्रेजिक फ्लॉ, द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज एडवर्सरी, या है हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक एंड। तो ऑप्शन ए होगा हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। जब हीरो अपनी
गलती के बारे में उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, इस चीज की कमी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाग्नोरिसिस। मतलब आप यहाँ पे क्या मतलब होगा, रिकॉग्निशन ऑफ hero's tragic flaw, that is called anagnosis. So question number 16, what is denouement? The ending of the tragedy, the ending of a comedy, the climax of a tragedy या climax of a comedy। तो ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, यहाँ पे बी दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं डेनाउनमेंट। मतलब क्या कि ये जब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका जो है, जो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, ओके, कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड डेनाउनमेंट। और वो पॉइंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ट्रेजिडी। जब ट्रेजिडी में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड denouement. Next number 17, who was the originator of the theory of the imitation or in literature? Imitation in literature में इस theory का originator कौन है? Longinus, Plato, एरिस्टोटल, होरेस। आप सभी इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, जिन्होंने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको ये आंसर पता होगा। ये बहुत ही फेमस थियरी है और ओरिजिनेटर इसके प्लेटो है। ऑप्शन सी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नंबर 18 वी हैव, हु मेड अ डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम? पोएट्री और पोएम में कौन डिफरेंस बताता है या कौन करता है? इसमें किसने बताया है कि देयर इज अ सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम? कॉलरिज, एडिशन, अर्नोल्ड या एलियट। ये आपके सभी मॉडर्न एज के जो आपके हैं, मॉडर्न टाइम के क्रिटिक हैं। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, कॉलरिज। कॉलरिज हैज टोल्ड दैट देयर इज a difference between poetry and poem. 19, who was the most illustrious pupil of Plato? Plato का illustrious pupil कौन था? मतलब सबसे मेहनती की अगर बात कर लो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, एरिस्टोफेन्स या सोक्रेट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट नंबर, हु was the most illustrious disciple of Socrates? देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये आपका है सोफोक्लीस, प्लेटस, प्लेटो या है साइटस। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन सी की। प्लेटो जो थे वो कौन थे? इलस्ट्रियस डिसिपल थे, मतलब एक शिष्य थे जो इनके, वो सोक्रेट्स के थे। नंबर नेक्स्ट वी हैव, फ्रॉम वेयर हैज द टर्म ओडिपस कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड? ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है, देयर इज सब काइंड ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो आपका है कि जब देयर इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन या इमोशंस if a son had for her mother, and that is more than maternal love, that is more than that, तो वहां पे आपका क्या होता है, वो होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये किसने दिया है टर्म को? ओडिपस द रेक्स, ओडिपस द कोलोनस, या है एंटिगोन, या है आपका जोकास्टा द क्वीन ऑफ थीव्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओडिपस द रेक्स हैज गिवन दिस टर्म ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नंबर 22, द टर्म Electra complex has originated from tragedy entitled Electra. Who is the author of his tragedy? Achilles, Sophocles, Euripides या Seneca? तो ऑप्शन बी है Sophocles. Okay, Sophocles was the author of the tragedy that is Electra. ये Electra देखिए इसी का जस्ट उल्टा है आपका Electra complex, just opposite of Electra complex is just opposite of ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे एक बॉन्ड होता है सन एंड मदर के बीच में, वहीं पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड होता है वही सेम बॉन्ड, मोर देन फादर डॉटर लव, एक जो बॉन्ड अलग सा होता है उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्सुअल अटैचमेंट होता है डॉटर एंड फादर के बीच में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में वो अटैचमेंट जो होता है वो आपका मदर और सन के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सोफोक्लीज ये जो है दिस इज द प्ले, या ओके, ट्रेजिक प्ले है इलेक्ट्रा। ओके, इलेक्ट्रा नेम से इंटाइटल्ड है और इसी सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पे। नेक्स्ट नंबर 23, हु रिमार्क्ड स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज? पोप, एर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन या है आपका जे ओ होना चाहिए HN, डॉक्टर जॉनसन मतलब सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, बेन जॉनसन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बेन जॉनसन। ओके, 24 वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स प्लेटो डिस्कसेस हिज थियरी ऑन पोएट्री? एपोलॉजी, इयन या रिपब्लिक या है आपका फेडरस?
तो यहाँ पे ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, फेडरस। ओके, दिस इज द बुक बाय प्लेटो, और जिसमें इनका एक है इट इज डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड प्लेटो के बीच का ये डायलॉग है। अपनी थियरी पोएट्री से रिलेटेड इन्होंने फेडरस में दी है। 25 वी हैव, हु इज द ऑथर ऑफ द notorious book entitled The School of Abuse? रोजर एशम, स्टीफन हॉस, जॉन सेकल्टन या है आपका स्टीफन गोजन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ये एक बहुत ही आप कह लो कि बहुत ही क्रिटिसाइज्ड वर्क है जिस स्टीफन गोसन का, द स्कूल ऑफ अब्यूज। इसी से एक सेम टाइटल से मिलता हुआ एक वर्क है, द स्कूल ऑफ स्कैंडल। ये आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में नेम बताइएगा, ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर ऑफ द बुक इन कमेंट। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, कि इसके ऑथर का नेम क्या है, स्कूल ऑफ स्कैंडल। और बाकी बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ अब्यूज की। तो आप सभी को पता है कि दिस इज द वर्क ऑफ स्टीफन गोसन, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये जो एक वर्क है जो बात करती है, ये पोएट्स के अगेंस्ट बात करती है, और जो 1579 में ये वर्क लिखा गया है, पब्लिश हुआ है, और दिस इज अ वर्क अगेंस्ट द पोएट। ओके, स्पेशली इसके ऑथर ने बहुत क्रिटिसाइज करा हुआ है। तो ये कुछ 25 नंबर क्वेश्चंस थे आज की इस क्लास में हमने डिस्कस करा। पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए होगा। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन, और पार्ट 1 को जरूर वॉच आउट करिएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पार्ट 1 का, यहाँ पे आपका थंबनेल दिख रहा है, इसको आप वॉच आउट करिए। इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, और कल से हम आप सभी के लिए EMRS का बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें EMRS का आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्लासेस हम करेंगे, और सबसे पहले हम शेक्सपियर से रिलेटेड बात करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।